नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश की आर्थिक सेहत की रीढ़ हमारे बैंक हैं। नौजवानों को पढ़ाई के लिए कर्ज लेना हो, खेती के लिए किसान को पैसे चाहिए हो या उद्योग धंधों के लिए पूंजी जुटाने की बात हो, हर आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक लाजमी है। लेकिन देश के बैंकों की खुद की सेहत ठीक नहीं और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एनपीए। आज विशेष में बात होगी एनपीए की। आपको बताएंगे एनपीए क्या है, कैसे ये दीमक की तरह बैंकों को खोखला कर रहा है और एनपीए घटने बढ़ने के क्या मायने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पिछले कई सालों से बढ़ रहा नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए सरकार की नींद उड़ाए हुए है। तमाम कोशिशों के बावजूद यह घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में सरकार ने राज्यसभा को जानकारी दी कि बीते एक साल में एनपीए 1 लाख करोड़ और बढ़ गया है। सार्वजनिक बैंकों पर एनपीए का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज का आंकड़ा दिन ब दिन और विशाल हो रहा है। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा को जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2016-17 में एनपीए में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक बैंकों का सकल एनपीए 2015-16 में 5,02,068 करोड़ रुपए था, जो दिसंबर 2016 तक बढ़कर 6,06,911 करोड़ रुपए हो गया। सरकार के ऊर्जा, स्टील, सड़क और टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर एनपीए का सबसे ज्यादा बोझ है। स्टील, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, उनमें आपने देखा होगा कि पिछले दिनों क्या हुआ कि जो क्लियरेंस है वो नहीं मिल पा रही थी। तो काफ़ी कुछ समस्या वो भी थी कि जो क्लियरेंसेस वगैरह थी वो टाइम से नहीं मिल रही थी। उसकी वजह से भी फाइनेंशियल क्लोजर ठीक तरह से नहीं हो पाए। हुआ तो फिर प्रोजेक्ट की जो सीओडी थी वो ठीक तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई। अभी सरकार भी इस तरफ भी काम कर रही है। जो फंसे हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी क्लियरेंस जो है या जो भी अप्रूवल है जो ज़रूरत है वो शायद तेज़ी से वो कर रहे हैं। मामला सिर्फ सार्वजनिक बैंकों तक सिमटा नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र के बैंकों का भी यही हाल है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 31 मार्च 2016 तक निजी बैंकों में एनपीए 48,380 करोड़ रुपए था, जो 31 दिसंबर 2016 तक 70,321 करोड़ रुपए हो गया। यानी इन बैंकों का एनपीए 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ गया। बीते कई साल से इस आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि एनपीएस की रिकवरी की जाए, जो बैड लोन्स हैं उनका पैसा रिकवर किया जाए और ये देखा जाए कि जो लोन दिए गए थे वो एनपीएस क्यों हुए और आगे ऐसे लोन ना दिए जाएं जो एनपीए हों। ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एनपीए को लेकर क्षेत्रवार आकलन किया जा रहा है और जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा एनपीए का बोझ है उनकी पहचान की जा रही है। सरकार डूबे हुए कर्ज की वसूली के लिए खास तरीके अपनाने की कोशिश में जुटी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस दिशा में 6 नए कर्ज वसूली प्राधिकरण बनाए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कॉर्पोरेट्स को दिए गए कर्ज का बड़ा हिस्सा बैंकों के एनपीए खाते में दर्ज हो चुका है। कुछ बैंकों में एनपीए का आंकड़ा 1/4 तक पहुंच गया है। 31 दिसंबर 2016 तक सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कॉर्पोरेट्स को 6,36,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जिनमें 81,422 करोड़ रुपए का एनपीए है। पंजाब नेशनल बैंक ने कॉर्पोरेट्स को 2,05,465 करोड़ रुपए कर्ज दिया, जिनमें 41,467 करोड़ रुपए एनपीए है। इस सूची में तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने 1,76,863 करोड़ रुपए का कर्ज कॉर्पोरेट्स को दिया, जिनमें 36,003 करोड़ रुपए एनपीए है। इस सूची में चौथे नंबर पर आईडीबीआई बैंक है। इस बैंक ने 1,31,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जिनमें 25,724 करोड़ रुपए एनपीए है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक का नंबर आता है। मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों की सूची जारी की, जिसमें लाखों करोड़ रुपए एनपीए है। एनपीए होते ही बैंकों को 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये होता है कि जो उसकी इनकम हो रही थी वो इनकम अपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं ले सकते, तो एक तो वो लॉस हुआ। दूसरा लॉस हुआ, जैसे अगर मैं मान के चलूं कि अगर 1,000 करोड़ का एक कोई एडवांस है और वो एनपीए हो जाता है, तो एक तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, उसका
डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल में, तो 10-15% मिनिमम प्रोविजन करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक तो बैंक का लॉस ये हुआ, एक जो उससे इनकम होती वो इनकम नहीं अपना क्रेडिट करेंगे बैलेंस शीट में, तो दोहरी मार पड़ती है बैंकों को। कॉर्पोरेट्स को दिए जाने वाले कर्ज ने कई बैंकों पर बोझ बढ़ा दिया है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो इस सूची में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला पहले नंबर पर है। इस बैंक के कुल कर्ज का 23.90% एनपीए है। इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक है जिनका 22.26% हिस्सा एनपीए है। यूको बैंक का 22.23% कॉर्पोरेट कर्ज एनपीए है। इलाहाबाद बैंक का 17.17% कर्ज एनपीए है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक का नंबर आता है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बैंकों का बढ़ता एनपीए न सिर्फ बैंकों के लिए बल्कि देश के आम आदमी की पूंजी पर भी बट्टा लगा रहा है। लेकिन आम आदमी के लिए एनपीए भारी भरकम बैंकिंग शब्द से ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए आज हम एनपीए को आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश का आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई बैंकों में जमा करता है। इस जमा पूंजी को बैंक जरूरतमंद लोगों और उद्योगों को कर्ज के तौर पर देते हैं। कर्ज देते वक्त अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति या उद्योग निश्चित अंतराल यानी ईएमआई के माध्यम से ये पैसा बैंक को लौटा दे। लेकिन जब ये कर्ज बैंक को वापस नहीं आता तो वो गैर निष्पादन आस्ती यानी एनपीए की श्रेणी में चला जाता है। और सरल शब्दों में ये बैंकों का डूबा हुआ कर्जा है। एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग क्यों होता है और उसका हमारी डेफिनेशन क्या है नॉन परफॉर्मिंग की? जो आरबीआई कहता है कि जिस वक्त 90 दिन से ज्यादा किसी बैंक को या तो ऋण वापस ना मिले या उस पर ब्याज ना मिले या दोनों स्थितियों में, तब वो एनपीए करार दिया जाता है। बैंकिंग नियमों के हिसाब से जब किसी कर्ज की ईएमआई, मूल राशि या ब्याज तय तारीख के 90 दिनों के भीतर नहीं आता तो उसे एनपीए में डाल दिया जाता है। यानी जब किसी लोन से बैंक को रिटर्न मिलना बंद हो जाता है तब वो उसके लिए एनपीए या बैड लोन हो जाता है। एनपीए भी मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं: सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। जब कोई कर्ज 12 महीने या उससे कम वक्त तक एनपीए रहता है तो वो सबस्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। ऐसे लोन में देनदार की कुल परिसंपत्ति या जमानत की कीमत इतनी भी नहीं होती कि उससे समूचे बकाये की वसूली हो सके। जब कोई कर्ज 12 महीने तक सबस्टैंडर्ड रहता है तो वो डाउटफुल एसेट की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे लोन के समूचे बकाया रकम की वसूली की संभावना बहुत कम होती है। जबकि बैंक जब ये मान लेता है कि उसके किसी कर्ज की वसूली की संभावना ना के बराबर है या खत्म हो गई है, तब उसे राइट ऑफ यानी बट्टा खाते में डाल दिया जाता है और ये लॉस एसेट कहलाता है। एनपीए बढ़ने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अब आगे क्रेडिट नहीं दे पा रहे तो आपका मनी फ्लो रुक जाता है। आपका मनी फ्लो रुक जाता है तो आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो कम हो जाती है। इंटरेस्ट इनकम को कम होते हुए इंटरेस्ट इनकम को आप बढ़ाने के लिए शायद लोन के दरों में थोड़ी जो रेट है ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेट रिजल्ट ये आता है कि और प्रेशर पड़ जाता है उस ऑलरेडी कंस्ट्रेंड इकोनॉमी के ऊपर, तो इकोनॉमी नीचे आ जाती है। यदि देनदार अपना बकाया ब्याज और मूलधन का भुगतान कर देता है तो एनपीए स्टैंडर्ड लोन श्रेणी में डाल दिया जाता है। स्टैंडर्ड यानी जिस कर्ज का भुगतान सही वक्त में हो रहा हो। एनपीए को स्टैंडर्ड कैटेगरी में तब्दील करने के लिए बैंक अक्सर देनदार को बकाया भुगतान के लिए ज्यादा वक्त देकर और ब्याज दर घटाकर कर्ज की शर्तें नए सिरे से तय करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कोई खाता एनपीए ना हो, इसके लिए बैंकों में स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी एमएसएस का प्रावधान है। जिन खातों में 1 महीने की किस्त और ब्याज बकाया रहता है उन्हें एसएमएस में डाल दिया जाता है ताकि समय रहते सतर्कता बरती जा सके और संभावित एनपीए खातों को एनपीए में तब्दील होने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगर बैंकों का डूबा हुआ कर्ज वापस नहीं हुआ तो न सिर्फ बैंकिंग खस्ताहाल होगी बल्कि अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है। लगातार डूब रहे कर्ज ने सबकी नींदें उड़ाई हुई हैं और ये कोई आज का मामला नहीं है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एनपीए की रिकवरी को सबसे बड़ी चुनौती माना था, लेकिन इसके बाद ये और बढ़ गया। आइए समझते हैं कि एनपीए क्यों है इतना अहम और अगर इसकी वापसी नहीं हुई तो इसका क्या असर पड़ेगा। कारोबार जगत में चकाचौंध की ये तस्वीर देखिए।
भारतीय अर्थव्यवस्था इन दिनों तेजी से आगे बढ़ रही है। अनुमान ये लगाया गया है कि आने वाले दिनों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत ठीक रहेगी। लेकिन बैंकों की तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। बीते कुछ वर्षों से बैंकों के कर्ज लगातार डूब रहे हैं और जानकारों की माने तो बैंकिंग अगर डूबी तो अर्थव्यवस्था पर इसकी गहरी चोट पड़ेगी। बढ़ते एनपीए के पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है कि आर्थिक वृद्धि दर कम होने के चलते ये आंकड़ा बढ़ा है। ये 4-5 साल पहले जब ये सब हुआ और जो ग्रोथ हुई उतनी तेजी से, जब जीडीपी भी बढ़ रही थी तो, और लेकिन अब वो जीडीपी उस स्पीड से नहीं बढ़ पाई, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमारी जीडीपी उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी। डबल डिजिट की सब बात कर रहे थे और उसी बेस पे बैंकों ने भी लोन दिया। जो कॉर्पोरेट्स थे उन लोगों ने भी अपना जो प्रोजेक्ट्स थे वो एक्सपेंशन किया, बट उस एक्सपेंशन में गलती ये हो गई कि जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा क्रिएट हो गई। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी कैपेसिटी एक्सेसिव क्रिएट हो गई। वो एक्सेसिव क्रिएट हो गई तो शायद उतनी डिमांड बची नहीं। असल में कारोबार की चमक के पीछे बैंक कर्ज का बड़ा हाथ है। अगर बैंकों का एनपीए वापस नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बैंक कर्ज देने से हिचकिचाएंगे और अगर कर्ज नहीं मिला तो कारोबार जगत में मंदी आने लगेगी। सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि खेती किसानी और रियल एस्टेट से लेकर ऑटोमोबाइल तक हर क्षेत्र का विकास प्रभावित होगा। पिछले 2 साल में बैड लोन में 80% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कर्जदार ऋण वापस करने में पहले से ज्यादा नाकाम रहे हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हालात सुधर जाएं। ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो ऐसा रहा है। ओवरऑल हिंदुस्तान में कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कहें मेटल्स होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, उनके हालात सही नहीं रहे। इसकी वजह से एनपीएस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो अप्रेजल है, जब बैंक एक लोन देता है तो अपने आप को बैंक को जो सेटिस्फाई करना चाहिए या बैंक का लोन देने से पहले देखना कि किसको लोन दिया जाना है क्या नहीं है, उसको लेके भी कई चीज़ों में फेरबदल और चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। रिजर्व बैंक ने कर्ज को डूबने से बचाने के लिए कई कोशिशें की। सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया गया कि वो एसेट क्वालिटी रिव्यू करें, यानी जो कर्ज वो दे रहे हैं उसका वर्गीकरण करें और लेनदारों की श्रेणी को अलग अलग बांटकर उन्हें चिन्हित करें। लेकिन इससे भी हालात पर काबू पाने में कामयाबी नहीं मिली। इस वक्त सिर्फ सरकारी बैंकों का 6,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज डूबा हुआ है। विजय माल्या जैसे 100 बड़े धनकुबेरों के पास तो कुल कर्ज का 22.5% हिस्सा है। ऐसे में इन पैसों की वापसी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जानकारों के मुताबिक बैंकों को कर्ज देने में सावधानी बरतनी चाहिए। आप किसी एसेट के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं तो एसेट की क्वालिटी क्या है, एसेट की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या वैल्यू रहेगी, एसेट कितना कवरेज मिल रही है लोन को, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। इन चीज़ों में ध्यान में रखते हुए लोन दिया जाए और साथ ही साथ कितना एक्सपोजर आप ले रहे हो, कितना लोन दे रहे हो एक कंपनी को और क्या वो कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो बिजनेस लोन पे करने के केपेबल है। इन चीज़ों को ध्यान में ज़्यादा रखना चाहिए। सरकारी बैंकों की हालत तो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सितंबर 2008 में 30 सूचीबद्ध बैंकों के 53,917 करोड़ रुपए कर्ज में डूबे हुए थे। मार्च 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 59,744 करोड़ रुपए, सितंबर 2009 में 66,686 करोड़ रुपए, मार्च 2014 में 2,40,971 करोड़ रुपए और सितंबर 2015 में 3,41,641 करोड़ रुपए हो गया। अब यह आंकड़ा बढ़कर 7 लाख करोड़ को पार करने वाला है। जाहिर है कि इसका अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ सकता है। असल में कर्ज डूबना अपने आप में आर्थिक सेहत को दर्शाता है, यानी अगर लेनदार कर्ज वापस करने में नाकाम रहे तो जाहिर है कि उसकी सेहत ठीक नहीं है और एक बार जो कर्ज डूब गया तो बैंक अगले लेनदार को कर्ज देने में हिचकिचाएगा और इससे कारोबार जगत को मिलने वाली कर्ज में कटौती होगी और फिर से उनकी हालत खराब होगी जो लेनदार की भूमिका में होते हैं। बैंकों को सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक तो इनकी रिकवरी कैसे की जाए जो फंसे हुए कर्ज हैं, और दूसरा इनकी वजह से जो कैपिटल की समस्या आ गई बैंकों को, कैपिटल कहाँ से लाई जाए, क्योंकि सरकार कह तो रही है कि हम कैपिटल देंगे बैंकों को, बट जितनी रिक्वायरमेंट है एक 2019 तक 5.8 लाख करोड़ कैपिटल की जरूरत है बैंकों को। वो कैपिटल कहाँ से आएगी, अभी ये जरा एक मुश्किल सवाल है। एनपीए वसूलने के मामले में सरकार ने जितनी कोशिशें की वो नाकाफी साबित हो रही हैं।
2013-14 में इस मामले में सरकार ने करीब 38,000 करोड़ रुपए वसूले। 2014-15 में करीब 53,000 करोड़ रुपए, 2015-16 में 64,000 करोड़ रुपए और 2016-17 में जून तक मात्र 33,000 करोड़ रुपए वसूले गए। लिहाजा सरकार के लिए एनपीए वसूलना बड़ी चुनौती बना हुआ है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एनपीए पर कुछ और बातें होंगी। जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक कैबिनेट से मंजूर, मौजूदा सत्र में पेश करने की तैयारी। क्या है विधेयक की खास बातें? देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एनपीए की समस्या से निजात पाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को हाल ही में एक बड़ी ताकत मिली। ये ताकत है संसद से पास कानून यानी द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज एंड मिसलेनियस प्रोविजन संशोधन विधेयक 2016। आइए देखते हैं क्या है ये कानून और बैंकों को इसमें किस तरह की ताकतें मिली हुई हैं। 9 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पारित होते ही इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। सिक्योरिटी इंटरेस्ट और कर्ज वसूली संबंधी कानून और विविध प्रावधान संशोधन विधेयक 2016 को इससे पहले 1 अगस्त 2016 को लोकसभा से भी पारित करवा लिया गया था। इस कानून की खासियत यह है कि इसके जरिए एक साथ कर्ज वापसी के 4 मौजूदा कानून यानी ऋण वसूली प्राधिकरण कानून, सरफेसी कानून, इंडियन स्टाम्प एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट में संशोधन हो जाएगा। कानून को पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्ज नहीं लौटाने वालों को सीधे तौर पर चेतावनी दी कि हम ऐसी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बैंकों से लोग कर्ज लें और उसे वापस नहीं करें। ये कानून सरकारी बैंकों को कर्ज वसूलने के लिए ज्यादा अधिकार देगा। साथ ही कर्ज नहीं लौटाने वाले लोगों या कंपनियों के खिलाफ अब जल्द और ज्यादा से ज्यादा सख्त कदम उठाए जा सकेंगे, जबकि जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वाले कंपनियों पर कब्जा करना भी अब आसान होगा। इन जब्त संपत्तियों को बेचना भी बैंकों के लिए आसान होगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की स्कीम आ गई है, जो हमारी बैंकरप्सी लॉज थे उसकी जगह डीआरटी और इस तरह के लॉज को पक्का कर दिया गया है। सारफेसी को बहुत इफेक्टिव कर दिया गया है। तो ये सारे मैकेनिज्म्स को मिला के कैपिटल इन्फ्यूजन भी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ एलोकेट कर दिया है और इसके अलावा बैंक्स को एक कमिटमेंट दे दी है कि वो 1,10,000 करोड़ रुपए अपनी तरफ से रेज करें। बिल में कई अहम प्रावधान हैं। सरफेसी एक्ट में संशोधन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के जरिए कर्जदार की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई 30 दिन के भीतर होगी। कोई कंपनी अगर कर्ज नहीं चुका रही है तो बैंक कंपनी के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में ले सकता है। एक्ट में सुरक्षित संपत्तियों के लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाने की बात भी है। रजिस्ट्री और पंजीकृत प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड रखने के लिए सेंट्रल डेटाबेस का भी प्रावधान है। एक्ट में आरबीआई को कंपनियों के व्यवसाय से जुड़े बयान और सूचनाओं की जांच करने का अधिकार दिया गया है। बिल में कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 साल करने और अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति उम्र 65 से 67 साल करने की भी व्यवस्था है। नए कानून से बैंकों को सबसे बड़ी राहत यह मिलेगी कि अगर किसी व्यक्ति, वर्ग या कंपनी का कर्ज माफ किया जाता है तो उसका प्रावधान केंद्र या राज्य के बजट में करना होगा। कृषि कर्ज को इस नियम से बाहर रखा गया है। शिक्षा कर्ज के मामले में भी अगर किसी छात्र को पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो कर्ज वापसी में कुछ नरमी के प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन यहां भी कर्ज की राशि को पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनपीए पर पहले व्यापक चर्चा नहीं होती थी। कई बार खुद बैंक एनपीए छिपाने की कोशिश करते थे, लेकिन हाल ही के सालों में एनपीए आम बहस में आया और यह साफ हुआ कि एनपीए देश के विकास में बड़ी बाधा बना हुआ है। हाल ही में कोर्ट ने भी इस मामले पर सरकार को जमकर फटकार लगाई। आइए देखते हैं कि इससे निपटने के लिए सरकारों ने अब तक कौन कौन से प्रयास किए।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनपीए पर संज्ञान दिया। पता चला कि बकाया कर्जों में करीब 70% हिस्सेदारी कंपनियों की है। कोर्ट ने कर्ज की वसूली को लेकर सरकार पर सख्ती दिखाते हुए सरकार से कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी में बुनियादी संसाधनों की कमी पर सवाल भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा कि क्या मौजूदा संसाधनों में तय सीमा के भीतर कर्ज वसूली का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने रिजर्व बैंक से उन कंपनियों की सूची पेश करने को कहा जिन पर 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। मुझे लगता है सबसे बड़ी चूक हुई जब उन्होंने दो चीजें गलत की। एक, कुछ हद तक एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रखी जब। दूसरा, जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को उन्होंने उसके ऊपर लगाम कस के नहीं रखी कि जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो जो आपका डेट है उसको जो मॉनिटर करना और क्रेडिट रेटिंग करना था, जब जब वो गिरे तो उनको ध्यान रखना चाहिए था और रिकवरी मैकेनिज्म को बहुत अच्छा रखना चाहिए था। दरअसल ये देखने में आया है कि ज्यादातर डिफॉल्टर जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाना चाहते, जबकि कुछ डिफॉल्टर वाकई कर्ज लौटाने में असमर्थ हैं। लेकिन कई मामलों में बैंकों की ओर से कर्ज वसूली की लगातार कोशिश नहीं होने के कारण भी एनपीए बढ़ा है। वहीं संसाधनों की कमी के कारण इस मोर्चे पर अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहे। कोर्ट ने यही सवाल उठाया। 90 के दशक में फंसे हुए कर्ज पर सरकारों का ध्यान गया। सितंबर 1990 तक अदालतों में कर्ज वसूली के करीब 15 लाख मुकदमे लंबित थे। इनमें से 5,622 करोड़ बैंकों के और 391 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों के फंसे हुए थे। 1993 में डीआरटी एक्ट बनाया गया और ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। फिलहाल देश भर में 5 अपीलीय ट्रिब्यूनल और 34 डीआरटी हैं। 2015-16 में इनमें तकरीबन 16,000 मामले निपटे और 34,000 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई। लेकिन कर्जा देने में आनाकानी करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की तादाद को देखते हुए देश भर में वसूली तंत्रों की भारी कमी है और ये तंत्र फिलहाल कुल लाए गए मामलों में से सिर्फ 10 से 20% ही वसूली मामलों का निपटारा कर पाते हैं। अगर बैंक्स एनपीए को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो एनपीए बैंक्स को मैनेज करेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एनपीए है दैट डिटरमिन्स कि आप कितनी बैंकिंग कर पाएंगे, कितनी क्रेडिट दे पाएंगे और कितने लेवल की आपकी आगे व्यापार चलेगा। अगर आपका एनपीए बढ़ जाएगा तो वो आपको रोक लेगा और वो आपके बैंक को मैनेज करने लगेगा। सरकार के मुताबिक ऋण की वसूली के लिए कानूनी तंत्र का प्रावधान बैंकों और वित्तीय संस्थानों को RDD-BFI अधिनियम 1993, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन यानी सरफासी अधिनियम 2002 और लोक अदालतों में किया गया है। इन कानूनों के जरिए सरकारी बैंक 2014 में एनपीए में 33,698 करोड़ की कमी लाने में सफल रहे, जबकि 2015 में 41,236 करोड़ की कमी हुई, जबकि 2016 में एनपीए में 37,815 करोड़ की कमी दर्ज की गई। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस कमी को और बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में एक अहम कदम पिछले साल सामने आया। रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों को साफ तौर पर कहा कि वे मार्च 2017 तक अपनी बैलेंस शीट को हर हाल में दुरुस्त कर लें। उन्होंने कहा कि बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ की जगह एनपीए कम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। राजन का मानना था कि बैंक बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने के बाद ही क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि एनपीए पर काबू पाने के बाद बैंक अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने में समर्थ हो सकते हैं। इस कदम से सरकारी बैंकों के शुद्ध मुनाफे में जबरदस्त कमी तो आई, लेकिन इसे बैंकों की सेहत दुरुस्त करने के लिए एक अहम कदम माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।